नमस्कार दोस्तों। दास जी आईएएस अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं मोनू ख्वाल आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों हमने स्टार्ट की थी कि यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हम करेंगे डिटेल। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको धीरे-धीरे कॉन्सेप्ट भी कराता जा रहा हूँ। तो दोस्तों उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको आज आगे लेके बढ़ूँगा और आज हम इम्पोर्टेंट चीज़ करेंगे जहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्के मिलेंगे। तो उनके बारे में बात करने से पहले हम एक बार अकेडमी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यदि मैं अकेडमी की बात करूँ तो हमारे पास यूपीएससी के बैच हैं, इसके अलावा एचसीएस के बैच हैं, सीडीएस के हैं, नेट और जेआरएफ के दोस्तों। तो ये हमारे पास बैच अवेलेबल है दोस्तों। एड्रेस की यदि मैं बात करूँ, तो एड्रेस हमारा है एचयू 4 नंबर गेट के सामने, जवाहर नगर गली नंबर 12 के अंदर, प्लॉट नंबर 806। ये एड्रेस है दोस्तों। फिर भी आपको किसी भी बैच के बारे में इंक्वायरी चाहिए तो नीचे आपके पास नंबर चल रहे हैं, इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्तों। चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने हमारे रिजल्ट दिख रहे हैं दोस्तों। हम 2015 से ऑफलाइन बैच चला रहे हैं हिसार के अंदर। तो ये आपके सामने जो यहाँ पे रिजल्ट लगे हुए हैं दोस्तों, ये जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर लग चुके हैं या फिर जो पीजीटी टीचर लगे हैं, इनके अलावा जिनका नेट या जेआरएफ यहाँ से क्वालीफाई हुआ है, उन सभी की आपको रिजल्ट यहाँ नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो ये सारे के सारे हमारे रिजल्ट है, हमारे स्टार है जो आप देख पा रहे हो। आज दोस्तों हम शुरुआत करने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसा कि आप जानते हो और मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक से डरते हैं और आज मैं गारंटी देता हूं यदि आपने पूरी ईमानदारी से क्लास अटेंड की है तो दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि एग्जाम में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों 5 के 5, 6 के 6 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान के साथ देखिएगा। ये लॉजिकल रीजनिंग जो है आपकी, इसके अंदर आपने जरूर सिलेबस को ध्यान में देखा होगा। तो एक तो है साइलोलिज्म, इसके अलावा आपने एक देखा होगा वेन डायग्राम, उसके अलावा आपके आ जाते हैं आर्गुमेंट वगैरह, सारे के सारे इंडक्टिव क्या है, डिडक्टिव क्या है, उनके बारे में बात आती है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको लिख ही देता हूं मैं, आर्गुमेंट आएंगे, इन पे हम बात करेंगे डिटेल में बिल्कुल। इसके अलावा दोस्तों आपके पास आएगी इसमें फैलेसी और इसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ इंडियन लॉजिक, इंडियन लॉजिक। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस है पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग का। और मैं ये गारंटी देता हूँ दोस्तों, यदि आप क्लास बहुत अच्छे से लगा पा रहे हो तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं और एक चीज और ध्यान रखनी है दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको पहले साइलोलिज्म की वीडियो देख के आनी है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं। दोस्तों कोशिश करना एक बार ये साइलोलिज्म टॉपिक जरूर करना, क्योंकि नेट में देखो अभी 1 साल से 2 साल से पीछे क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन पहले इससे क्वेश्चन आते थे 2-2 3 दिन। तो हो सकता है दोस्तों दोबारा भी देखने को मिले। तो ध्यान रखनी है ये चीज़, आपको पहले आपको साइलोलिज्म पढ़ना है, पूरी वीडियो दी गई है नीचे डिटेल में, वो आपको पढ़नी है और उसके बाद ये चैप्टर आपको स्टार्ट करना है। ठीक है दोस्तों? करते हैं देखिएगा शुरुआत। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो लॉजिकल का मतलब हमें समझ में आता है जिसके अंदर लॉजिक हो। रीजनिंग का मतलब जो रीजनिंग है। तो जब भी हम बात करते हैं लॉजिक की तो आपको सामने आता है लॉजिकल रीजनिंग में निकल के आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है? सबसे पहली बात तो यही है कि आर्ग्यूमेंट क्या है? आपने कहीं देखा है इसको? तो आप कहोगे सर बिल्कुल देखा है। कहाँ? तो मैं कहूँगा मैंने सर कोर्ट के अंदर देखा है। कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होते हैं। आप कहोगे ठीक है जी। अब आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो कोई तो बेस रहा होगा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल बेस तो होगा कोई ना कोई। तो देखो इसको समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपकी चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आर्ग्यूमेंट की जब हम बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट का कोई ना कोई बेस होता है दोस्तों। अब देखो किसी ने, मान लेते हैं चोरी की है, ए पर्सन ने चोरी की है, इसने चोरी की और चोरी कर ली बी के घर से। तो यहाँ पे दो चीज होगी ना दोस्तों आपके पास, ए ने चोरी की, बी के घर से की। तो अब देखिए दोस्तों, अब केस फाइल कौन करेगा? तो आप कहोगे सर बी के घर वाले केस फाइल करेंगे। ठीक है। और कोर्ट में जाके जो इनका लॉयर होगा या वकील होगा, इसका भी वकील होगा आप जानते हो। तो वकील होगा तो यहाँ पे वकील क्या कहता है कि इसने चोरी की है और इनका वकील क्या कहता है इसने चोरी, इन्होंने चोरी नहीं की। तो अब दोनों बातों को लेके यहाँ पे क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट होते हैं।
ठीक है? इसी तरीके से लगा सकते हो ए ने बी के घरवालों का मर्डर कर दिया, तो बी के घरवालों ने उस पे केस कर दिया। अब जब केस किया तो बात क्या समझ में आ रही है कि जो बी वाले हैं वो तो कहते हैं इन्होंने हमारे घरवालों का मर्डर किया है, लेकिन वो कहते हैं हमने मर्डर नहीं किया, तो अब उन चीज़ों को लेके क्या होते हैं आर्गुमेंट। अब दोस्तों ये बेस बनता है और जो ये ए और बी के बीच में जो बेस बनता है और जिसको बेस बना के आर्गुमेंट होते हैं, इन्हीं को आप बोलते हो प्रीमाइस। बात समझ में आई? जो बीच में आर्गुमेंट चल रहा है, इसी को क्या बोलते हो आप? प्रीमाइस या रीजन। अब दोस्तों क्या होता है जब ये चीज फाइनल चली जाती है, मतलब लास्ट में जब जाते हो आप, तो जज के द्वारा एक फैसला सुनाया जाएगा। अब फैसला या तो होगा ए के हक में या फैसला होगा बी के हक में। ठीक है बात? अब दोनों के हक में फैसला हो नहीं सकता, फैसला एक के हक में होगा और जो फैसला आएगा दोस्तों उसको क्या बोलते हैं हम? कंक्लूजन। और जब आप इस पूरी चीज को मिला देते हो दोस्तों, तो ये आपका क्या बन जाता है? एक आर्ग्यूमेंट। ये कंप्लीट एक आर्ग्यूमेंट बन जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आई। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट की जब हम बात करते हैं तो कोई बेस स्टेटमेंट होती है जिसको बेस मान के हम क्या निकालते हैं? कंक्लूजन। तो दोस्तों उसका जो नाम है उसको हम बोलते हैं प्रीमाइस। तो आर्ग्यूमेंट में सबसे पहले आती है प्रीमाइस, इसी को हम बोलते हैं प्रोपोजिशन और इसी को क्या बोलते हैं हम? रीजन। तो दोस्तों इसके यदि मैं नेचर की बात करूं तो क्या होता है? ट्रू और फॉल्स होता है। कैसे? देखो, अब यहाँ पे केस किया बी ने, अब बी के हक में फैसला आ गया तो बी ट्रू हो गया और दूसरा क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। तो सीधी सी बात है, ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती हैं। लेकिन जब हम बात करें केस स्टार्ट करते टाइम, एज्यूम्ड बी ट्रू, जब केस स्टार्ट करोगे तो क्या होता है? ये दोनों की दोनों प्रीमाइस है। देखो ए और बी ने जो प्रीमाइस थी वो उनकी क्या होगी? हमेशा ट्रू मानकर काम किया जाता है। देखो अभी तक तो कोई फैसला हुआ ही नहीं और फैसला होने से पहले दोनों तरफ के वकील जो हैं वो उसकी तरफ से बात करेगा, वो उसकी तरफ से बात करेगा और दोनों के दोनों सत्य मान के चलेंगे कि इसकी बात भी सही है, इसकी बात भी सही है। लेकिन एविडेंस के बेस पे जब लास्ट में कंक्लूजन आएगा तो कंक्लूजन या तो इसके हक में आएगा, इसके हक में आएगा, है ना? तो वो बाद की बात है, ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं प्रीमाइस, बट स्टार्टिंग में हम दोनों को क्या मान के चलते हैं? कि ट्रू है। जज जो सामने बैठा है सबसे पहले बात उसकी भी सुनेगा और उसकी भी सुनेगा, लेकिन बाद में कंक्लूजन किस बेस पे निकलता है कि ये चीज वैलिड है या नहीं है। ठीक है? तो दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है, प्रीमाइस के बारे में, प्रेपोजिशन या रीजन के बारे में बात करें तो नेचर कैसा होता है? तो आप कहोगे ट्रू और फॉल्स होता है। और यदि मैं इसकी बात करूं स्टार्टिंग में जब एज्यूम करते हैं तो एज्यूम हमेशा कैसा करते हो आप? इसमें ट्रू करते हो। ठीक है दोस्तों? और इसी के बेस पे क्या निकलता है आपका? कंक्लूजन, इन्फरेंस या फिर क्लेम। कोई भी चीज जब क्लेम की जाती है तो इन प्रीमाइस के बेस पे की जाती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी कि प्रीमाइस क्या है और कंक्लूजन क्या है। प्रीमाइस में क्या चीज होगी, कंक्लूजन में क्या चीज होगी। कंक्लूजन हमेशा क्लेम करता है जो ऊपर बात लिखी गई है उनको। ठीक है? तो बस ये हल्की सी बात हमने देखी। जो हम आर्ग्यूमेंट की बात करें, दो चीज मिलेगी, एक तो प्रीमाइस और एक कंक्लूजन। प्रीमाइस कितने होंगे? दो। वो सारी बातें हम आगे करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा आगे। अब कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है दोस्तों तो उसके अंदर दो प्रीमाइस होंगी। देखो ये लिखी हुई प्रीमाइस वन, प्रीमाइस टू। दो प्रीमाइस होगी जिनका नेचर क्या हो सकता है? ट्रू और फॉल्स। सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में हम इसको क्या एज्यूम करके चलते हैं? एज्यूम बी ट्रू। हम स्टार्टिंग में इन दोनों ही बातों को एज्यूम करके चलते हैं कि सत्य है, लेकिन लास्ट में जब कंक्लूजन आता है तो कंक्लूजन किसी एक प्रीमाइस के हक में आएगा तो दूसरी अपने आप क्या हो जाएगी? फॉल्स। और ये क्लेम करती है किसको? जो ऊपर प्रीमाइस लिखी हुई है। ठीक है? सारी बातें हम पढ़ेंगे। इसके बाद जब हम देखें आर्गुमेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है आर्गुमेंट की जिसमें दो प्रीमाइस होंगी और एक कंक्लूजन आपको नजर आएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट है। अब आर्गुमेंट की बात करें या तो वो क्या होगा? वैलिड और क्या होगा? इनवैलिड। इन दोनों की बात करेंगे दोस्तों, वैलिड और इनवैलिड क्या होते हैं। अब देखो इसी चीज को मैं इधर आपको एक एग्जाम्पल के रूप में लेके समझा रहा हूँ। आपके पास प्रीमाइस वन है, ऑल ए आर बी, तो ये प्रीमाइस नंबर वन है। प्रीमाइस नंबर टू, ऑल बी आर सी, ये प्रीमाइस नंबर टू है। और इन दोनों को बेस मान के एक कंक्लूजन दे दिया क्या? ऑल ए आर सी। अब देखो दोस्तों जब आप बात करो तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? तो आप कहोगे आर्ग्यूमेंट। यदि मैं इनको अलग अलग की बात करूं तो पहले दो लिखे गए हैं क्या है? प्रीमाइस। और तीसरा जो सी लिखा गया है इसको क्या बोलते हैं हम? कंक्लूजन। तो ये एक आर्ग्यूमेंट की फॉर्म है। अब बात आती है दोस्तों ये वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिड इनवैलिड को कैसे चेक करते हैं? तो दोस्तों वो हम चेक करते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम के माध्यम से हम चेक करते हैं
कि ये आर्गुमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। वो कैसे होता है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, देखिएगा। बस चीज़ों को ध्यान से समझते रहिएगा, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। अब जब आप वेन डायग्राम की बात कर रहे हो दोस्तों, तो आपके पास 4 तरीके के वेन डायग्राम आपको नज़र आएँगे, ठीक है? सबसे पहली स्टेटमेंट आपके पास जो लिखी गई है, ऑल ए आर बी, कि सभी ए क्या हैं? बी। तो देखिए दोस्तों, ऑल ए, सारे के सारे ए हैं, वो क्या है? बी। तो आप देखिए इससे क्या सारे ए बी हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल है। तो बस यही से वो वहाँ कर रही है चीज़ और यहाँ भी यही है, कि सारे के सारे ए हैं, वो यहाँ बी है। देखो ये रहे ए, 1 मिनट दोस्तों। सारे के सारे ए हैं, वो आपको बी नज़र आएँगे। देखो ये सारे ए हैं, किसके अंदर है लेकिन ये? बी के अंदर, ठीक है? तो ये वेन डायग्राम है जिसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। दूसरा है नो ए इज बी, मतलब जो ए है और जो बी है, इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब दोनों को मैंने क्या बना दिया? अलग। ठीक है दोस्तों? लेकिन जब हम बात करें सम ए आर बी, कुछ ए हैं वो बी हैं, तो क्या करूं? पहले ए का सर्कल बना दूं, इसी के साथ बी का सर्कल बना दूं, और जो आपको ये बीच में नजर आ रहे हैं दोस्तों, ये क्या है? सम ए आर बी। तो मतलब ये वो है जो बोथ है। बात समझ में आई दोस्तों? सम एक सम का केस बनेगा तो ये बनेगा, नो का केस बनेगा तो ये बनेगा, और ऑल का केस बनेगा तो ये बनेगा। अब बात करूं लास्ट वाला, सम ए आर नोट बी। सम ए है वो बी नहीं है, तो मैं मान लेता हूं ये मेरे पास ए है और ये बी है। सम ए आर नोट बी, सम ए है वो बी नहीं है। मान लेता हूं ए का ही इतना हिस्सा है, ये क्या नहीं है दोस्तों? ये बी नहीं है, ये बी नहीं है। तो बस आपको ये डायग्राम कुछ इस तरीके का नजर आएगा कि सम ए है वो क्या नहीं है? सम ए आर नोट बी। कुछ ए है वो बी नहीं है। 1 मिनट दोस्तों, इस साइड बनेगा ये। ए के बारे में बात हो रही है ना? 1 मिनट। सम ए आर नोट बी, कुछ ए है वो बी नहीं है। ठीक बना हुआ था ये, सम ए आर नोट बी। तो दोस्तों बात यही है, चारों के चारों डायग्राम आपको ये ध्यान रखनी है। और भी डिटेल देखनी है तो नीचे आपको लिंक मिलेगा, वेन डायग्राम मैंने पूरा चैप्टर करवाया है। तो दोस्तों ये बातें ध्यान रखनी है आपको, जब तक आप साइलोलिज्म नहीं पढ़ोगे तो इस चैप्टर में आपको बहुत दिक्कत आएगी। वो पढ़ के आना है, क्योंकि मैं यहाँ पे इन डायग्राम के बिना ही चीजों को कराऊंगा, और जिस तरीके से मैंने साइलोलिज्म पढ़ाया है दोस्तों, उसी को बेस मान के मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। और एक भी चीज आपकी ऐसी नहीं होगी कि आप एग्जाम में ऐसा देखोगे कि ये हमने नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वैलिड और इनवैलिड चेक करने की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखें, ऑल मैन आर मोर्टल। ऑल मैन आर मोर्टल, सबसे पहले हम क्या बनाए? एक डायग्राम। जितने भी मैन हैं, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? आप कहोगे मोर्टल। ठीक है दोस्तों? राम इज अ मैन, राम है वो एक आदमी है, तो मतलब आदमी के अंदर आपको राम बनाना है, मतलब यहाँ राम है। ये हमने बना दिया एक वेन डायग्राम। ठीक है, राम इज अ मैन। अब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन को चेक करते हैं। राम इज मोर्टल, क्या राम मोर्टल है? देखना, क्या मोर्टल है राम? तो आप कहोगे बिल्कुल है सर, क्यों? क्योंकि देखो राम है वो क्या है? मैन, और मैन सारे के सारे क्या है? मॉर्टल। तो अब यहाँ पे मेरे को देखूं मैं ध्यान से, तो मेरे को साफ साफ नजर आ रहा है, ये आर किसके अंदर आ रहा है? मॉर्टल के अंदर। और ये भी कह रहा है राम क्या है? एक मॉर्टल है। तो दोस्तों यहाँ पे चीज क्या है आपकी? तो वैलिड है, क्योंकि मैं इसमें देख के बता पा रहा हूँ कि राम क्या है? मॉर्टल है, राम भी मॉर्टल है। ठीक है, तो ये आपका आर्ग्यूमेंट कैसा रहेगा? तो आप कहोगे सर वैलिड। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरा हम चेक करते हैं। एग्जाम्पल दूसरा है, ऑल गर्ल्स आर क्यूट। जितनी भी गर्ल्स हैं, ये सारी की सारी क्या है? क्यूट। लो दोस्तों, तो ये आपका डायग्राम बना, पहली जो प्रीमाइस है। दूसरी प्रीमाइस क्या है? रीटा इज क्यूट। रीटा है वो क्यूट है। ये लो जी, क्यूट में बना दी मैंने रीटा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? रीटा इज गर्ल। क्या रीटा एक गर्ल है? तो दोस्तों देखो, किसी के नाम पे आपको नहीं जाना। क्या रीटा गर्ल्स के अंदर आपने बनाई है? नहीं। तो आप कहोगे सर यहाँ तो पॉसिबिलिटी सी हमें नजर आ रही है। कहोगे पॉसिबिलिटी कैसे? कि सर ये आर यहाँ बनाने की बजाय हम ऐसा भी तो बना सकते हैं कि ये दोनों के अंदर आ जाए। ऐसा भी तो बना सकते हैं। तो दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है, वैलिड और इनवैलिड पे कभी भी पॉसिबिलिटी आपकी काम नहीं करती। ठीक है, कोई चीज 100% ट्रू है तो वो वैलिड है, और फॉल्स है या उसके अंदर आपको कहीं भी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है तो वो क्या है दोस्तों? इनवैलिड। तो ये आपका इनवैलिड रहेगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वैलिड और इनवैलिड चेक करने आए होंगे। डन है यहाँ तक बात? आगे बढ़ता हूँ, फिर भी कोई दिक्कत लगे तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दोस्तों, उस स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले ये बात लिखी हुई है, देखिए एक बार, ऑल मैन आर मोर्टल, सभी व्यक्ति है वो नश्वर है, सभी आदमी। राम इज ए मैन, राम एक आदमी है। राम इज मोर्टल, राम क्या है, एक नश्वर है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट में क्या क्या होगा, ये तीन चीज तो हमने देख ली, दो प्रीमाइस होगी और एक क्या होगा, कंक्लूजन। लेकिन जब मैं इनकी बात करूं दोस्तों, तो देखो इसके अंदर क्या होती है, तीन टर्म होती है, तीन टर्म आपको नजर आएंगी और ईच टर्म टू टाइम्स आएंगी। तो तीन टर्म देखो दोस्तों क्या क्या है, आप कहोगे सर यहाँ पे एक तो है मैन, एक है मोर्टल और एक क्या है, राम। तो एक चीज देखो दोस्तों, क्या ये तीन टर्म इसमें आपको नजर आ रही है? तो आप कहोगे बिल्कुल आ रही है सर, राम भी है, मोर्टल भी है और मैन भी है, इसके अलावा आपको और टर्म नजर नहीं आएगी। ठीक है, अब ये चीज चेक करो, क्या ईच टर्म टू टाइम्स आ रही है? ईच टर्म मतलब मैन दो बार है तो आप कहोगे सर दो बार है, ये रहा। यदि मैं कहूँ मोर्टल दो बार है तो आप कहोगे सर ये रहा मोर्टल दो बार। यदि मैं कहूँ राम दो बार है तो आप कहोगे राम भी दो बार है। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है बिल्कुल, कि तीन टर्म होनी चाहिए, तीन टर्म है बिल्कुल। ईच टर्म कितने टाइम्स होनी चाहिए? टू टाइम्स, वो भी हमें नजर आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज बात आती है मेजर टर्म। मेजर टर्म क्या होगी? तो मेजर टर्म आपको ध्यान रखनी है, प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन होती है, प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन। अब जब मैं बात करूं दोस्तों, ये तो होता है हमारे पास सब्जेक्ट, और ये क्या होता है हमारे पास? तो आप कहोगे सर ये होता है हमारे पास प्रेडिकेट। अब जो मेजर टर्म है दोस्तों, वो क्या होता है? प्रेडिकेट ऑफ मेजर टर्म क्या होता है? प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। तो दोस्तों यहाँ पे यदि मैं बात करूं मेजर टर्म तो क्या है, तो आप कहोगे सर मेजर टर्म हमें यहाँ जो नजर आ रही है वो क्या है? मोर्टल। ये बात आपको समझ आई या नहीं? क्योंकि ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि पेपर में आपसे ये पूछता है मेजर टर्म बताओ। ठीक है, तो मेजर टर्म क्या होगी? मोर्टल। यदि मैं बात करूं माइनर टर्म, तो माइनर टर्म क्या होता है? सब्जेक्ट होता है किसी भी कंक्लूजन का, कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है वो क्या कहलाता है आपका? माइनर, माइनर टर्म। और दोस्तों माइनर टर्म यहाँ पे क्या लिखी हुई है? राम। तो राम आपके पास यहाँ पे क्या होगी? माइनर टर्म। तो ये बात आपको मेरे हिसाब से क्लियर है दोस्तों, कि एक आर्गुमेंट के अंदर ईच टर्म टू टाइम्स होनी चाहिए, और टोटल कितनी टर्म होनी चाहिए? तो आप कहोगे तीन। अब नेक्स्ट चीज आती है माइनर प्रीमाइस और मेजर प्रीमाइस। तो माइनर प्रीमाइस आता है कंक्लूजन के जो स्टार्टिंग में है। आप एक चीज देखो, घर में आप कोई भी चीज लाते हो सबसे पहले किनको दोगे? तो बच्चों को देते हो, है ना? तो बस ये ध्यान रखना, सबसे पहले हम छोटी चीज आएगी और उसके बाद बड़े आते हैं। तो छोटे का मतलब क्या है? माइनर टर्म। और जो बड़े हैं उसको क्या कहेंगे हम? मेजर टर्म। अब बात है दोस्तों इसके अंदर मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस। मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस की यदि हम बात करें दोस्तों, तो मेजर प्रीमाइस वो होती है जिसके अंदर मेजर टर्म आपको नजर आए। मेजर टर्म, तो देखिए मेजर टर्म यहाँ क्या है? मोर्टल। तो आप ये देखो कौन सी प्रीमाइस में आपको मोर्टल नजर आ रहा है? तो आप कहोगे सर पहले वाली में नजर आ रहा है। दोस्तों ये क्या आपके पास? मेजर प्रीमाइस। और जिसके अंदर दोस्तों आपको माइनर टर्म नजर आ रही है वो आपका क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर वो माइनर प्रीमाइस बनेगी। तो देखो ये प्रीमाइस नंबर टू में आप चेक करो, तो क्या आपको ये नजर आ रहा है? तो आप कहोगे बिल्कुल, तो ये होगा दोस्तों माइनर प्रीमाइस। यहां तक कोई बात आपको ना समझ आई है तो आप दोबारा से वीडियो को देखोगे तो बात सारी समझ में आ जाएगी। मेजर टर्म क्या होती है? कंक्लूजन का प्रेडिकेट। और माइनर टर्म क्या होती है? सब्जेक्ट। अब दोस्तों जब हम बात करते हैं मेजर प्रीमाइस कौन सी होगी, तो मेजर टर्म जिसके अंदर है वो क्या होगी? आपकी मेजर प्रीमाइस। और जिसके अंदर माइनर टर्म होगी वो क्या कहलाएगी? माइनर प्रीमाइस। तो दोस्तों ये तो माइनर, मेजर और टर्म की बात हुई। अब दोस्तों इसी के अंदर एक नई चीज आती है जिसको आप बोलते हो मिडल टर्म। मिडल टर्म, तो मिडल टर्म की यदि हम बात करते हैं तो ये बोथ प्रीमाइस के अंदर होगी, दोनों प्रीमाइस में। अब बोथ प्रीमाइस में देखना दोस्तों, बोथ प्रीमाइस की यदि बात करूं, तो प्रीमाइस नंबर वन और प्रीमाइस नंबर टू दोनों में कॉमन क्या है? तो आप कहोगे सर दोनों में तो कॉमन है मैन। तो ये मैन ही आपका क्या है दोस्तों? तो मैन के बारे में हम क्या लिख देंगे? ये हमारी
मिडल टर्म है। इसकी एक कंडीशन और है दोस्तों, पहली कंडीशन तो क्या है, ये प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में होगी, और दूसरी क्या है, कैन नॉट बी इन कंक्लूजन, कंक्लूजन के अंदर नहीं होगी। तो देखो जो मैन है वो आपको कंक्लूजन के अंदर नजर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी चीज को यदि आप साइड में लिखना चाहते हो तो दोस्तों लिख लेते हैं हम इस बात को। देखिए एक पेज पे हम लिख लेते हैं। देखो एक तो है मेरे पास P1, P1 में लिखूं ऑल मैन आर मॉर्टल। P2 यदि मैं लिखूं यहां तो P2 है राम इज अ मैन, और कंक्लूजन दोस्तों यहां हम क्या लिखेंगे, राम इज अ राम इज मॉर्टल। लो दोस्तों इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम यदि बात करें मेजर टर्म, मेजर टर्म, मेजर टर्म दोस्तों क्या बताई थी, कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट है, कंक्लूजन का प्रेडिकेट क्या है, मॉर्टल, मॉर्टल क्या है ये, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। एक आपने दोस्तों इसमें देखी माइनर टर्म, माइनर टर्म क्या थी, तो माइनर टर्म आपने लिखी राम, और राम के बारे में हमने क्या बात की थी, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। तीसरी चीज आपने इसी के अंदर लिखी थी मिडल टर्म, मिडल टर्म, मिडल टर्म के बाद बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें क्या नजर आया, मैन, और इसकी क्या कंडीशन थी, ये बोथ प्रीमाइस में होगी, बोथ प्रीमाइस, आप देख सकते हो दोनों प्रीमाइस में है, लेकिन दूसरी बात कांट बी इन कंक्लूजन, कंक्लूजन में नहीं होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब बात थी मेजर प्रीमाइस, जिसके अंदर मेजर टर्म होगी दोस्तों वो मेजर प्रीमाइस होगी। तो देखो मॉर्टल कहाँ नजर आ रहा है, तो इसके अंदर, तो दोस्तों ये आपकी क्या है, तो आप कहोगे सर ये हमारी मेजर प्रीमाइस। नेक्स्ट बात, जिसके अंदर आपको माइनर टर्म नजर आएगी दोस्तों वो क्या कहलाती है, आपकी माइनर प्रीमाइस। तो देखो राम हमें नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, माइनर प्रीमाइस। दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें क्लियर हैं। ये मैंने एक एक बात आपको अलग से एग्जांपल लिख के और सारी बात अलग से लिख भी दी है, ये बात आपको हल्की सी ध्यान रखनी है। यदि आपसे कभी भी पूछा जाए माइनर टर्म क्या है, मेजर टर्म क्या है, मिडल टर्म क्या है, क्या ये आर्ग्यूमेंट है, एक आर्ग्यूमेंट में और क्या होता है, एक चीज हो रहा है कि दोस्तों जो आपने स्टार्टिंग में इसमें लिखी थी, इसमें 3 टर्म्स होनी चाहिए। देखो 3 टर्म्स है तो आप कहोगे बिल्कुल है सर। नेक्स्ट चीज आपने कही थी ईच टर्म क्या होनी चाहिए, ट्वाइस होनी चाहिए। देखो ट्वाइस भी है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है दोस्तों, ये आपके पास एक वैलिड आर्गुमेंट है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट। दोस्तों बात क्लियर हुई होगी यहाँ तक आपकी। आगे बढ़ता हूँ, देखिएगा। नेक्स्ट बात आती है जो प्रेपोजिशन है, जो परिमाइस है, इनकी जब हम बात करते हैं दोस्तों तो ये 3 तरीके की होती है। एक तो होती है कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कंडीशन फ्री होता है, जैसे ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम ए आर बी, इस तरीके से। दूसरी होती है हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल के अंदर दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर कंक्लूजन भी मिलता है आपको, लेकिन इफ ए देन बी, मतलब यहाँ पे आपको कंडीशन नजर आएगी। ठीक है, और तीसरी चीज है आपकी डिसजॉइंटिव, इसको आइदर और मिलता है। तो दोस्तों जो हम बात करते हैं ना, जो हम पढ़ते हैं इसके अंदर परिमाई, तो कौन सी पढ़ते हैं, कैटेगोरिकल, ना तो हाइपोथेटिकल पढ़ते ना ही ये पढ़ते। ठीक है, तो आपको जो पढ़नी है, जो आप अभी काम कर रहे हो जिससे, कौन सी है, कैटेगोरिकल। अब नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन, इनकी जब हम बात करते हैं, परिमाइज जिसको आप कहते हो, वो सारी की सारी बात आपको यहाँ देखो, किसी भी कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन है या कोई भी परिमाइस है, कुछ भी लिखा है उसके अंदर आपको ये 4 चीज नजर आएगी। पहला क्या है, क्वांटिफायर, क्वांटिफायर बोलते हैं किसको हम दोस्तों, जो स्टार्टिंग में आता है ऑल, नो, सम। कोई भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे तो या तो वो स्टार्ट होगी ऑल से या नो से या सम से। अब दोस्तों ऑल और नो की जब मैं बात करता हूँ तो दोस्तों ये दोनों के दोनों यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल क्या है, तो ये आपको कंप्लीट नॉलेज देते हैं।
दोस्तों इसके लिए आप साइलोलिज्म की कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है, इसीलिए मैं इस चीज को आगे पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको आज। सिर्फ कारण यही है कि आप वो वीडियो जरूर देख के आए। ठीक है, वीडियो देख लोगे तो आधा काम आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, सम की जब हम बात करते हैं तो ये क्या आपका पर्टिकुलर है। ठीक है, जो आपको अधूरी नॉलेज देता है, कंप्लीट नॉलेज नहीं देता। तो हम बात करें सबसे पहले क्वांटिफायर। क्वांटिफायर क्या होता है आपका, जो ऑल, नो और सम। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब व्हाट अबाउट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है, कोपला। कोपला क्या होता है दोस्तों, इज एम आर होता है और नोट भी लगा होता है, कई बार नहीं होता। तो मतलब ये क्या काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, किस किस में, सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में। ठीक है, इनकी बात करूंगा मैं भी, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या आएगा, क्वांटिफायर। दूसरे पे सब्जेक्ट, तीसरे पे कोपला और चौथे पे क्या आता है दोस्तों, प्रेडिकेट। ठीक है, ये पेपर में कई बार आपसे सीरीज पूछी गई है कि इनको अरेंज कीजिए। तो अरेंज क्या करेंगे, क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, कोपला एंड प्रेडिकेट। अब दोस्तों एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इसके माध्यम से हम चीज को देखते हैं। ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी में देखूं तो ऑल क्या नजर आ रहा है दोस्तों आपको, ऑल। तो आप कहोगे सर ये क्वांटिफायर है, कौन सा, यूनिवर्सल। नेक्स्ट बात करूं ए, तो ए स्टार्टिंग में जो आ रहा है वो दोस्तों क्या होता है हमारा, तो आप कहोगे सब्जेक्ट। नेक्स्ट बात करें आर, आर क्या है हमारा, कोपला। और उसके बाद बी क्या है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट, जो लास्ट में मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपकी बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट, तो आज हमने क्या किया दोस्तों, आज मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक सी बात बताई है कि आर्गुमेंट क्या होता है, वैलिड और इनवैलिड कैसे चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बात की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने देखी कैटेगोरिकल चीजें, है ना, कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन क्या होती है, तो उसमें क्वांटिफायर होता है। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे उसके अंदर देखा है सब्जेक्ट होगा, तीसरे नंबर पे कोपला होगा, चौथे पे प्रेडिकेट होगा। तो आज सिर्फ हमने बेसिक बात की है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, इंडक्टिव डिडक्टिव की बात करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले आपको साइलोलिज्म कंप्लीट देखनी है। यदि साइलोलिज्म आप देख आए तो दोस्तों ये सारी बातें आपको बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा दोस्तों, ये हमारी एकेडमी की लाइब्रेरी है, ये हमारे पास क्लासरूम है, ये हमारा पीजी है साथ में। तो ये सारी की सारी चीजें आपको एक जगह ही प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ आ रही है। यदि अच्छी लग रही है वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।